जोहार साथियों, मैं मुकेश विरुआ। एक महत्वपूर्ण कदम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से आगामी जनगणना प्रक्रिया में सबसे हाशिए पर रहने वाले विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स या जिसे शॉर्ट में पीवीटीजी कहते हैं, उनको शामिल करने पर विचार करने को कहा है। मंत्रालय ने बताया है कि पीवीटीजी की सटीक गणना लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करेगी। यदि इसे अंतिम रूप दिया जाता है तो यह पहली बार होगा जब जनगणना में पीवीटीजी की अलग से गणना की जाएगी। भारत में 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 75 पीवीटीजी हैं। इनकी पहचान निम्न साक्षरता स्तर, भौगोलिक दूरस्थता, कृषि पूर्व तकनीक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर की गई है। लगभग 40 पीवीटीजी को एकल प्रविष्टि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और जनगणना में उन्हें व्यापक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी श्रेणी में ही पिछले जनगणना में गिना गया। पिछली 2011 की जनगणना में इन 40 समूहों की गणना की गई थी क्योंकि वे अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पिछले महीने भारत के महापंजीयक को पत्र लिखकर पीवीटीजी परिवारों और व्यक्तियों की संख्या और उनकी विशिष्ट जनसांख्यिकी, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक विशेषताओं को दर्ज करने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। हालांकि अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध सभी आदिवासियों की गणना पहले से होती आई है, लेकिन पीवीटीजी में आने वाले आदिम जनजातियों को अभी तक पूरी तरह से जनगणना के अंतर्गत नहीं लाया जा सका है। उसी के लिए यह प्रयास करने की बात की जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि पीवीटीजी आबादी के सबसे हाशिए पर और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर वर्गों में से एक हैं और इसलिए इनकी आबादी और सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर एक समेकित डेटाबेस होना अनिवार्य है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और जनजातीय अनुसंधान संस्थान और उड़ीसा राज्य जनजातीय संग्रहालय के पूर्व निदेशक प्रोफेसर ए.बी. ओटा ने कहा कि 75 में से 40 पीवीटीजी राष्ट्रपति के आदेश के तहत एसटी सूची में शामिल हैं और इसलिए जनगणना के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने कहा, हालांकि शेष पीवीटीजी जो अक्सर बड़े एसटी समुदायों के भीतर उपसमूह होते हैं, जनगणना में स्पष्ट रूप से गणना नहीं किए जाते हैं, जिससे प्रमुख जनसांख्यिकी संकेतकों पर विशिष्ट आंकड़ों का अभाव होता है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों का यह अंतर नीति निर्माताओं और योजनाकारों के लिए लक्षित आवश्यकता आधारित कार्यक्रम तैयार करने में गंभीर चुनौतियां पेश करते हैं। ओटा ने कहा कि हालांकि पीएम जनमन यानी कि प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान जैसी हालिया पहलों ने कुछ आंकड़े एकत्र करना शुरू कर दिया है, फिर भी राष्ट्रीय जनगणना में पीवीटीजी की गणना को संस्थागत बनाने की आवश्यकता पर आम सहमति बढ़ रही है। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000 से अधिक जिलों में पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए झारखंड में पीएम जनमन का शुभारंभ किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 3 वर्षों में पीवीटीजी बस्तियों और घरों में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर विद्युतीकरण तक की बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति को पूर्ण करना है। इसे 9 संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। जब यह योजना शुरू की गई थी तब केंद्र ने कहा था कि पीवीटीजी की अनुमानित जनसंख्या 28 लाख है। जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्यों ने पीवीटीजी आबादी का अनुमान लगाने और सुविधाओं व बुनियादी ढांचों में कमियों की पहचान करने के लिए पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके बस्ती स्तर पर डेटा संग्रह का कार्य किया। इस महीने लोकसभा में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार उस सर्वेक्षण के आधार पर पीवीटीजी आबादी 45.56 लाख होने का अनुमान है। पीवीटीजी आबादी के मामले में मध्य प्रदेश 12.28 लाख, महाराष्ट्र 6.2 लाख और आंध्र प्रदेश 4.9 लाख शीर्ष 3 स्थान पर हैं। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक प्रोफेसर कमल के मिश्रा ने कहा कि पीवीटीजी की गणना से पहले एक विशेषज्ञ समिति को शायद पीवीटीजी श्रेणी में समुदायों को शामिल करने के मानदंडों में संशोधन पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नामकरण के कारण राज्यों में ओवरलैप है और कुछ मामलों में कुछ समूहों को छोड़ दिया गया है। वर्तमान में पीवीटीजी में 75 समूहों की पहचान की गई है और यह संख्या घट या बढ़ भी सकती है। इसीलिए केवल मानदंडों में संशोधन ही जानकारी को अद्यतन करने में मदद कर सकता है। मिश्रा ने कहा कि एक बार पीवीटीजी की गणना हो जाने के बाद एक विकास सूचकांक बनाया जाना चाहिए ताकि यह वर्गीकृत किया जा सके कि पीवीटीजी में किन समूहों को तत्काल विकास कार्यों की आवश्यकता है,
क्योंकि सभी समान स्तर पर नहीं हैं। इस वर्ष जून में केंद्र ने 2027 की जनगणना की अधिसूचना जारी की और घोषणा की कि यह जाति जनगणना के साथ साथ 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। मकान सूचीकरण और आवास जनगणना का पहला चरण अप्रैल 2026 से शुरू होगा और उसके बाद दूसरा चरण जनसंख्या गणना शुरू होगी। राष्ट्रीय जनगणना की हालिया अधिसूचना ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के अधिकारियों को 3 सवालों के जवाब खोजने पर मजबूर कर दिया। पहला, सेंटिनली लोगों की गिनती कैसे की जाए, जबकि प्रशासन ने उत्तरी सेंटिनल द्वीप जो उनका घर है से कम 5 किलोमीटर दूर रहने का फैसला किया है। दूसरा, ग्रेट निकोबार के शोम्पेन लोगों की गिनती कैसे की जाए जो द्वीप के लगभग दुर्गम कोनों में रहते हैं। और तीसरा, क्या सेंटिनली और शोम्पेन की संख्या गिनने पर जोर देना ही तर्कसंगत है। दिसंबर 2014 में अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा द्वीप के पास न जाने या सेंटिनली लोगों को परेशान न करने के फैसले के बाद यह पहली जनगणना है। 2011 और 2001 की जनगणना अधिकारियों द्वारा द्वीप के तटों के पास पहुंचने के बाद प्राप्त अनुमानित संख्याओं पर आधारित थी। अंडमान और निकोबार पुलिस अधिकारियों के अनुसार 2014 के बाद से उन्होंने ऐसा नहीं किया है। यहाँ तक कि पिछले 11 वर्षों में द्वीपवासियों द्वारा मारे गए और द्वीप के तटों पर दफनाए गए कम से कम 4 घुसपैठियों के शवों को भी नहीं निकाला है। दिसंबर 2014 में प्रशासन ने नज़र रखो और हाथ मत लगाओ नीति का सख्ती से पालन करने का फैसला किया। तब तक केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन नियमित रूप से द्वीप के चारों ओर नौकायान करेगा और कुछ दूरी बनाए रखेगा जहां सेंटिनली लोगों के तीर उन तक ना पहुंच पाएँ। वर्तमान में केवल भारतीय तटरक्षक बल उसके जवान ही दूर से द्वीप पर नज़र रखते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिकारी या घुसपैठिए इसके पास ना जाएं। अब देखना होगा कि जनगणना कैसे की जा सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस द्वीप पर 15 लोग रहते हैं जिसमें 12 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। 2001 की जनसंख्या के अनुसार यह संख्या 39 थी जिसमें 21 पुरुष और 18 महिलाएं थी। केंद्र शासित प्रदेश की अन्य जनजातियों जैसे झारवाड़, शोम्पेन, ओंगेस, निकोबारी और ग्रेट अंडमानी, जिनसे स्वायत्त आदिवासी कल्याण संस्था अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति के माध्यम से संपर्क किया गया है, उनके विपरीत सेंटिनली अपने 59.67 वर्ग किलोमीटर के द्वीप पर एकांत पसंद करते हैं। वे शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं। उनके बारे में और कुछ ज्ञात नहीं है। एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त निदेशक एम शशि कुमार का, जो 2014 में द्वीप का चक्कर लगाने वाली टीम का हिस्सा थे, का कहना है कि हमने हमेशा उनकी निजता का सम्मान किया है। 2014 में इस द्वीप पर आग लगने की एक घटना हुई थी, इसलिए एक सरकारी टीम ने द्वीप का चक्कर लगाया था, लेकिन तब से कोई भी द्वीप के पास नहीं गया है। उनकी आबादी का नक्शा बनाने के लिए कुछ खास तकनीक के इस्तेमाल पर बातचीत चल रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इससे सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा या ऐसा करना नैतिक भी है या नहीं। उनका इशारा संभवतः इस अटकल की ओर है कि सेंटिनली लोगों की गिनती के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आदिवासी समाज पर इसका असर गंभीर और विनाशकारी भी हो सकता है। शशि कुमार ने कहा कि 1997 तक सरकार ने द्वीप पर मित्रवत मिशन भेजने की कोशिश की। टीमें तट पर उतरी और द्वीपवासियों को नारियल जैसे उपहार दिए, लेकिन द्वीपवासियों में संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए भी इसे रोक दिया गया। लेकिन एक विशेषज्ञ ने कहा कि सेंटिनलीज की गणना करना भी शायद उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि सेंटिनली लोगों की जनगणना करने की कोशिश करना व्यर्थ है, यहाँ तक कि एक अनुमान भी केवल अनुमान ही है। द्वीप के आसपास के आजीविका संसाधनों जैसे चट्टान, समुद्री संसाधन और स्वयं द्वीप को बाहरी हस्तक्षेप और घुसपैठ से बचाना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सरकार ऐसा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह इसे और बेहतर कर सकती है। स्थानीय मछुआरे अभी भी निर्यात बाजार के लिए समुद्री संसाधनों का दोहन करते हैं, जैसे झींगा मछली और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियाँ। ग्रेट निकोबार के शोम्पेन एक और चुनौती पेश करते हैं। ग्रेट निकोबार में शोम्पेन की कुछ आबादी अभी भी संपर्कहीन है। पश्चिमी तट पर जंगलों के बहुत अंदर रहने वाले शोम्पेन इस तरफ यानी कि कैंपवेल खाड़ी नहीं आते। केवल लाफुल क्षेत्र का नाम है कि शोम्पेन ही कभी कभी राशन आदि के लिए कैंपवेल खाड़ी आते हैं। वे अपनी बोली बोलते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे संपर्क किया जा सकता है। उन तक पहुंचने के लिए आपको जंगलों से होकर बहुत दूर जाना पड़ता है और वे बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते।
2011 की जनगणना में 229 शोम्पेन लोगों की गणना की गई थी, जिनमें 141 पुरुष और केवल 88 महिलाएं थीं। शोम्पेन के सामने आने वाले जोखिमों पर नज़र रखना जरूरी है और यह भी सत्य है कि प्रशासन सभी समूहों तक पहुंचने के लिए सक्षम नहीं है। शोम्पेन तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। सुनामी के बाद पूर्व पश्चिम सड़क टूट गई है। आप 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर शोम्पेन समूह 27 किलोमीटर से आगे भी हो सकते हैं। शोम्पेन एक समरूप समूह नहीं है। शोम्पेन समूह एक दूसरे से लड़ सकते हैं या एक दूसरे से बच सकते हैं। हमें ठीक से पता नहीं है कि वे कैसे कर रहे हैं। अगर आप पिछली जनगणना के आंकड़ों पर गौर करें तो पुरुष महिला अनुपात बहुत चिंताजनक है। महिलाओं की संख्या बहुत कम है। ऐसी आशंकाएं हैं कि ग्रेट निकोबार समग्र विकास परियोजना शोम्पेन और उन जंगलों को प्रभावित कर सकती है जिन पर वे निर्भर हैं। ग्रेट निकोबार समग्र विकास परियोजना के 4 प्रमुख घटक हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक बिजली संयंत्र और एक टाउनशिप। एक ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड भी है जो ग्रेट निकोबार द्वीप से होकर गुजरेगी। इसकी कुल लागत 81,800 करोड़ आंकी गई। निकोबार द्वीप समूह जैव विविधता हॉटस्पॉट में आता है और इंडोनेशियाई द्वीप समूह के पश्चिमी आधे हिस्से को कवर करता है। जनसंख्या का मानचित्रण करने से पहले यह विचार करना जरूरी हो सकता है कि आप जनगणना क्यों करेंगे। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए नीतियां और कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन उनके कार्यान्वयन का आकलन करना भी जरूरी है। वनों के नुकसान और विकास परियोजनाओं पर शोम्पेन के विचारों का दस्तावेजीकरण तो है, लेकिन उनके विचारों पर क्या किया गया है यह भी समीक्षा करना जरूरी है कि उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं पर कितना पैसा खर्च किया गया और किस लिए। तो ठीक है, जनगणना होनी है, लेकिन ऐसा आदिम जनजातियों के लिए विशेष ध्यान देने की भी ज़रूरत है। उनका अस्तित्व उनकी गिनती से ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह की सरकारें इस समय व्यवहार कर रही है, एक बार यदि ये आदिम जनजातियाँ संपर्क में आ जाती है तो उनका भी निकोबार के लिए जिस तरह का विनाशकारी प्रोग्राम सरकार ने किया है, वैसे में उनका समूल नष्ट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने आपको केंद्र सरकार के उन प्रयासों को बताने का प्रयास किया जो वे आदिम जनजातियों को गिनती करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयास के और क्या क्या मायने हो सकते हैं, क्या प्रभाव हो सकते हैं, वह भी हमें जानने का प्रयास करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।